अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव की रणनीति हर पॉलिटिकल पार्टी तय करने में और उसको डिसाइसिव बनाने में जुट गई है। इसी बीच घोसी का उपचुनाव भी सामने है। लगे हाथ इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस का मुकाबला भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन दिनों चाहे सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी बीजेपी हो या उनके सहयोगी दल और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल ग्राउंड पर अपनी अपनी रणनीति को तैयार करने में बहनों भाइयों जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है और समाजवादी पार्टी भी उनको टक्कर देने की तैयारी कर रही है। जयंत चौधरी ने अपना स्टेटस क्लियर किया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, लिहाजा जो डाउट्स आशंकाएं चल रही थी फिलहाल कुछ वक्त के लिए वो रुकी हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक संशय में कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी भूमिका को लेकर है तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्या होगा 2024 में? और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। क्या विपक्ष को कुछ हासिल होगा यूपी में या फिर मामला पिछले चुनाव जैसा होगा? आज की हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, ग्राउंड पर राजनीति की लड़ाई तेज हो गई है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ने व्यापक तैयारी की है और सब ने अपनी अपनी संपूर्ण ताकत झोंक रखी है। सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी बीजेपी और उनके सहयोगियों ने घोसी में धूम मचा रखी है। घोसी के घमासान पर इन पार्टीज ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी आज किया है। एक बात इस चुनाव में खास देखने को आई है कि घोसी चुनाव ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को लड़वा रहे हैं, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को दिखाया कि उनकी ताकत में कोई कमी नहीं है। और घोसी की सीट पर काफ़ी संख्या में राजभर समाज है, लेकिन नोनिया बिरादरी इस सीट पर उम्मीदवार तय करती है। मुकाबला दिलचस्प है। दारा चौहान उसी समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी अपर कास्ट के कैंडिडेट को लेकर गई है। अब देखना होगा कि वहाँ के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन घोसी में मुकाबला घमासान वाला होगा। बीजेपी अपने शिविरों की तैयारी से लेकर ग्राउंड पर अपनी एक्टिविटी को बहुत तेज कर रही है। हर हफ्ते उनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जनता के बीच पहुंचने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं बीजेपी उन सभी रास्तों को आजमा रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा चर्चा रही है पिछले महीने कि काफ़ी तादाद में मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट भी काट दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुंचने का पावर हाउस है, लिहाजा कहीं भी गड़बड़ को बीजेपी टॉलरेट कर सकती है। यूपी और गुजरात में वो कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ से उनको 100% रिजल्ट के लिए एनीथिंग कुछ भी करने को तैयार, और बीजेपी ने अपनी रणनीति क्लियर कर दी है। इसी बीच ये घोसी वाला उपचुनाव आ गया। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि अब कौन है। दारा सिंह चौहान किसके साथ हैं? 1.5 साल पहले वो कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के साथ। राजभर कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के साथ। अब ये दोनों किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं। विद इन 1.5 ईयर, मतलब 12 से 15 महीने के भीतर यूपी में पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुए हैं। और अभी जब अब चुनाव अप्रैल मई में होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तब कौन कहाँ होगा अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अपने रणनीति के तहत अपने इक्वेशंस और अपनी तरफ सेनापति बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी शिविर लगाने जा रही है। पहुँच गए हैं सब बुंदेलखंड। तो बुंदेलों की धरती से बीजेपी को ललकारा है समाजवादी पार्टी ने। 2 दिन बांदा, 2 दिन फतेहपुर यानी यमुना पट्टी के आसपास के जिलों के कार्यकर्ता इकट्ठे किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी एक गोलबंदी कर रही है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, और वो ओपनली कह रहे हैं पीडीए, अल्पसंख्यक समाज भी इसमें सम्मिलित है। तो अपर कास्ट कहाँ जाएगा? एक्चुअली अपर कास्ट को बीजेपी का बहुत कंसोलिडेटेड वोट बैंक माना जाता है। मतलब बीजेपी का अकाट्य अभेद्य दुर्ग है अपर कास्ट कम्युनिटी। अब समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को लग रहा है कि जो है उस पर फोकस करो, ये तो उधर जा रहे हैं। और जैसा मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा, सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। ये जनता को तय करना है कि वो किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे। लेकिन एक पार्टी है जो अपनी अभी तैयारियों को लेकर कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी। यूपी में क्या तैयारी है? कांग्रेस क्या चाहती है? बचा खुचा संगठन भी क्या कांग्रेस का नेस्तो नाबूद हो रहा है? कोई देखरेख करने वाला नहीं है?
या केंद्रीय नेतृत्व उसको उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब जब इंडिया अलायंस हो गया है तो मेजर पार्टनर कौन है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। तो कांग्रेस क्या करेगी? इन सारी भूमिकाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें बहनों भाइयों, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी में वोट लेने के लिए सबके पास जाते हैं, लेकिन फिर वो केवल अपने परिवार को देखते हैं और इस वजह से वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं ढेर सारे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। लोगों को पता है कि 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। हमें बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुआ हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देवी तो सब अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में। बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है। बहन भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और एक खास नेता को हमने आज आमंत्रित किया है, डॉक्टर संजय चौहान, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसी बिरादरी से हैं जिस बिरादरी से दारा सिंह चौहान हैं, और वो दारा सिंह चौहान के एक कॉम्पिटिटर माने जाते हैं और उन्होंने अपनी एक बाकायदा पार्टी बना रखी है और ये पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। तो क्या ये जो चुनाव घोसी वाला हो रहा है, इसमें क्या राजभर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है? ऐसा है क्या? मनीष शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मनीष जी से मेरा संपर्क हो नहीं पा रहा है। मैं रुक करता हूं डॉक्टर संजय चौहान का, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौहान जी, शुक्रिया और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये घोसी के घमासान में आपकी कोई भूमिका है या फिर आप दूर से बैठकर सारा तमाशा देखेंगे? देखिए सर, दारा सिंह चौहान और मेरा समाज जिस वंशावली से आता है, हम लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज, और हम लोगों की एक नेटिव स्वभाव है कि अपनी बात और अपनी आन पर कभी पीछे नहीं हटते। दारा चौहान अपने जीवन के इतने लंबे राजनीतिक सफर में हमेशा समाज की नियत के खिलाफ काम किया है। आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, कल इस नेता की जय, परसों उस नेता की जय, ये लगातार दल बदलते रहे, और जिससे मेरा समाज आहत भी है। और घोसी विधानसभा और घोसी उपचुनाव में मैं कैसे हमारे समाज की एक कांग्रेस बीएसपी में वो राज्यसभा के सदस्य रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, यूपी सरकार में मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, वो एक सफल राजनेता हैं। नहीं सर, वो एक आप उनको फेल नहीं कह सकते और अवसरवादी नेता हैं, और समाज मेरा बार बार इनको माफ करता रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका यह क्रम चलता रहेगा। इस बार घोसी के उपचुनाव में इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि समाज बार बार अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करेगा। और उस घोसी विधानसभा आपकी भूमिका घोसी में क्या रहेगी? घोसी विधानसभा में हमारा पार्टी का बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने तो फागू चौहान के खिलाफ जनवादी पार्टी को लड़ा करके 22,000 वोट पाया,
वहां का समाज अपने नेता और दल के प्रति समर्पित है और इस उपचुनाव में दारा चौहान को चौहान समाज वोट देने नहीं जा रहा है। पर आज तक आप दारा चौहान के मुकाबले अपना शक्ति प्रदर्शन संजय जी नहीं कर पाए। अब दारा चौहान के खिलाफ लड़ने का अवसर था। दारा चौहान देखे कि मैं भाजपा में रहूंगा, संजय चौहान जी मेरे खिलाफ कैंडिडेट उतार देंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। इस वजह से वो स्वयं भाग करके चले आए समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और बार बार लोगों को मैसेज देते रहे, उदयवीर जी को फोन करते रहे कि संजय जी को कहिए अपने लोगों को मजबूती से लगाएं, नहीं तो मैं चुनाव हार सकता हूं। तब आपने समाजवादी पार्टी में कहा नहीं था कि दारा आए हैं चले जाएंगे? सब कुछ में लोगों को पता था, लेकिन चूंकि चुनाव हम लोगों के पक्ष में था, आवाम हम लोगों के साथ खड़ी थी, सरकार बदलने के मूड में थी, इसलिए ये प्रयास था पार्टी का कि जो भी पिछड़े वर्ग के नेता आ रहे हैं बीजेपी से, सबको लेकर के अपनी गोल को मजबूत करना। और भरोसा था लोगों को, मेरे समाज को भी भरोसा था। ये दारा चौहान भी आ गए हैं, हमारा नेता भी साथ क्या है। आप दारा सिंह चौहान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आपके लिए भी डू और डाई वाली पोजीशन है, इस बार साबित नहीं किए तो फिर आप पर सवाल उठेंगे। दारा सिंह चौहान जी को बुरी तरह से हरा करके घोषित उपचुनाव से भेजा जाएगा। आप 8 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। कैसे? सिर्फ कहने से नहीं ना, आपको बताना पड़ेगा कि ये फैक्ट है, ऐसे जीत सकते हैं। क्या करेंगे आप जिससे आप दारा सिंह चौहान जैसे ताकतवर नेता को हरा पाएंगे? आप दारा सिंह चौहान की ताकत क्या है? मेरा उनके साथ उनका समाज पीछे खड़ा है, आज बीजेपी भी उनको नमस्ते करती है। आज आपको लग रहा है कि ये हवा में बात करते रहे, समाज उनके साथ है। चुनाव में और इसी विधानसभा के आज का कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में घोसी के लोग कितने थे? पर आप ये देखो कि कुछ तो ताकत होगी दारा सिंह चौहान में। के आजमगढ़ गाजीपुर बलिया के लोग आकर के संजय भाई, कुछ तो बात होगी दारा चौहान में कि कांग्रेस भी नमस्ते करती है, बीएसपी भी नमस्ते करती है, सपा भी नमस्ते करती है, बीजेपी भी नमस्ते करती है, फिर सपा नमस्ते करती, फिर बीजेपी नमस्कार करके ले आती है। कुछ तो बात होगी सर। दारा सिंह चौहान की यही काबिलियत है कि जिस पार्टी का माहौल देखते हैं उस पार्टी के साथ लुढ़क करके चले जाते हैं। और चूंकि शुरुआती दौर में ये राज्यसभा का सांसद बसपा के लोग बिना चुनाव लड़े इनको बना दिए, तो एक राज्यसभा का एक सांसद का लोगो लग गया, तो किसी दल पार्टी में जाते हैं, टिकट के लिए पैरवी कर लेते हैं। अगर आप दारा चौहान को इस मुकाबले में भी अगर दारा चौहान को आप नहीं हरा पाए तो? दारा चौहान सर न हारने का कोई प्रश्न नहीं है। दारा चौहान पूरी तरह से हारेंगे। दारा चौहान आज तक दूसरे कार्यकर्ताओं की कमाई को खाते रहे हैं और ये चीज मऊ जनपद का भी चौहान इस चीज को महसूस कर रहा है। ये लोग आजमगढ़ से आकर के मऊ के चौहानों का वोट लेकर के, तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये बाई इलेक्शन आपकी राजनीतिक किस्मत तय करने वाला है? या तो आप आगे बढ़ेंगे और या फिर सिमट जाएंगे। मेरी राजनीति तो मेरा समाज प्रदेश भर का चौहान हमारे साथ है, हमारे पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा है। दारा चौहान चुनाव निश्चित तौर पर हारेंगे, उनके साथ चौहान भी नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पर भी जाकर के देख लिया और हम उसको साबित करेंगे। अभी हम लोग जब मैदान में उतरेंगे, फील्ड में जाएंगे तो आपको देखो वो ऑलरेडी उतर गए हैं, लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उतरेंगे। आपने कितनी रैली सभाएं की? लगातार वहां लगे हुए। आपने कितनी रैली सभाएं की अब तक दारा चौहान के खिलाफ? अब समय आया, आप करेंगे उधर। पहले तो हम लोग काम कर ही रहे थे। अगला आदमी एक राउंड लगा के अखाड़े का ललकार रहा है और आप सर घर से निकले नहीं अभी, कैसे लड़ोगे दारा से? ये ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान की जो ललकार है सर, मैं आपको बात याद दिलाऊं, यही मऊ जनपद है। इस मऊ जनपद में सबसे पहली रैली ओम प्रकाश राजभर ने अपनी किया था, अपने राज्य पार्टी बना करके, और मंच से कसम खाया था कि मैं झोला लेकर के आया हूं राजभर समाज के बेटा को नेता बनाने के लिए। मैं और मेरा परिवार कभी आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा। और आज सर वो सब राजभर जी की वो बात भूल जाओ। आज वो एक अलग लेवल के नेता हैं। दारा सिंह चौहान की परीक्षा नहीं है, राजभर जी की भी ये चुनाव परीक्षा है और राजभर समाज भी ओम प्रकाश राजभर के कहने से वोट देने नहीं जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका।
एक तो इन दिनों विपक्ष भी काफ़ी लामबंद हो रहा है और ये घोसी के चुनाव ने तो बड़ी गजब स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब सपा वाले विधायक को आप अपने यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। संजय चौहान का दावा है कि इस बार दारा निकल नहीं पाएंगे घोसी से। देखिए, श्री संजय चौहान कोई राजग गठबंधन में तो है नहीं, उनकी पार्टी न वो। तो जो आदमी, जो व्यक्ति, जो पार्टी अगर एनडीए के साथ नहीं है तो आपके चैनल पर बैठकर क्या वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां प्रचंड बहुमत से जीतेगा? स्वाभाविक रूप से उनको जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा जो 2014 में आया था, 2017 में आया था, 19 में आया था, 22 में आया था। रिजल्ट उसी तरीके से आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और देखिए, दारा सिंह चौहान वहाँ प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल लड़ रहा है। पूरा एनडीए सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ रहा है। पूरा भरोसा है कि घोसी की जनता, मऊ की जनता, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं, समाज पे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचा रहे हैं, उसके साथ खड़ी होगी और उसका आशीर्वाद और मत भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों संदेश जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान पर आपकी डिपेंडेबिलिटी ईस्टर्न यूपी में, खास बेल्ट में कुछ जरूरत से अधिक डिपेंडेबिलिटी है, निर्भरता है? नहीं, देखिए, जब दारा सिंह चौहान जी हो, ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी हो या अपना दल हो, तो जब हम लोग एक एनडीए के घटक हैं तो निश्चित रूप से जब परिवार में हमारे आ गए हैं तो सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो इसमें डिपेंडेंसी का नहीं सवाल है, चूंकि हम 14 से लेके और 22 तक, अगर आप चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चुनाव और वोटों को अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग को कितने वोट वहां मिलते हैं। हाँ, ये निश्चित है, हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के लोग हैं तो उनकी भी मदद हमको मिल रही है और उनकी मदद और उनका जो गठबंधन है उसके साथ मिलकर हम वहाँ समाजवादी पार्टी और जो आई फुल स्टॉप एन, फुल स्टॉप डी, फुल स्टॉप आई, फुल स्टॉप ए है, उसको फुल स्टॉप कर देंगे घोसी में। शुक्रिया मनीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, शिविर लगा रहे हैं, लेकिन आपके जो दो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं जो लास्ट इलेक्शन में आपके साथ थे, दारा सिंह चौहान, जिनको हमारे दोस्त संजय चौहान पानी पी पी के कोस रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों आपके साथ थे। क्या कमी है कि ये लोग आपको छोड़कर चले गए? कुछ तो कमी होगी आप में। नहीं, देखिए, सियासत के बारे में एक कहावत है कि अहले सियासत का रंग देखिए, सगे भाई को दुश्मन के संग देखिए। तो सियासी और एक और शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो समझ ही रहे हैं, आर्थिक दौर है, ठेका पट्टा, सुरक्षा, तमाम तरह के संसाधन, लड़के उनके बेचारे विदेश घूमने जाते हैं। हमारा आम राजभर का लड़का तो आज स्कूल भी नहीं जा पाता है, इस महंगाई के दौर में वो टमाटर नहीं खरीद पाता है। लेकिन राजभर का बेटा अगर विदेश घूम ले तो क्या परेशानी? नहीं, मुझे खुशी है, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए ना। तो उसके लिए उसके लिए सत्ता के सामने आपको दास्ता तो झुकना ही पड़े। क्या है ना साहब कि गुलामी जो है वो गुलामी कई तरह का आपसे बलिदान मांगती है। जो बात है, आपको अगर घोसी पर आप कंसंट्रेट करेंगे तो घोसी में समाजवादी पार्टी, आपने कहा गुलामी, तो आपके साथ थे तो आजाद थे क्या? अगर उनके साथ गए तो गुलाम और आपके साथ गए तो आजाद। हमारे साथ इसलिए कौन सा इंस्टीट्यूट चलाते हो? ये सर्टिफिकेट का? नहीं, सर्टिफिकेट का इसलिए इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना कि आप जैसे लोग जो बुनियादी सवाल करते हैं उन पे हम लोग कभी सीबीआई और ईडी और कभी मुकदमे नहीं लगाते। आड़ में मत खेलो, अपना नहीं, आपके आड़ में नहीं खेल, जो झेलना है। अरे नहीं साहब, अपना खेलो सर। देखिए, पूरा देश साहब ये है ना, अब पूरे देश के लोग, बिहार, बुद्ध के धरती बिहार के लोग दरभंगा का एम्स खोज रहे हैं। अब वहां एम्स मिल ही नहीं रहा है। देश का नौजवान 2 करोड़ रोजगार खोज रहा है, माताएं बहनें अच्छा दिन खोज रही हैं, इस देश के आर्थिक जगत के लोग खोज रहे हैं कि अब रुपया कब मजबूत होगा। तो ये सब सवाल है। और देखिए ना, विपक्ष की एकता देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नेशनल डिफाल्टर एसोसिएशन के लोग इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं। इंडिया जिसकी बात करी गई है कि इंडिया इज द भारत, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं। वाला भी तो पढ़ दे रहे हैं। अब घोसी के संबंध में सुन लीजिए। घोसी के संबंध में समाजवादी पार्टी ने 42% वोट पाया था, 1,08,630, और ये कितना पाए थे? ये 82,000 वोट पाए थे। घोसी की जनमानस सुधाकर सिंह के साथ है।
चूंकि वो जानती है। एक और सवाल चौहान का समाज जवाब की, मैं चाहिए। खत्म कर रहा हूं, चौहान समाज सवाल। की बात है, चौहान समाज भी जानता है कि हमको जब Thank 2019 you। के एक चुनाव, सवाल नहीं ले मैं लीजिए। खत्म कर रहा हूं साहब, चौहान समाज पर बात है, उसके अरे ज्वलंत कोई उदाहरण। पार्लियामेंट की डिबेट थोड़ी है कि आप अरे सर्टेन टाइम है और आपने आप समाज की बात अरे करी, सवाल भी तो दो। संजय चौहान उसके ज्वलंत उदाहरण है। हमने इन्हीं से हमने related 35 एक सवाल सीट में पूछ ही रहा हूं। हमने 35 सीट में एक सीट सुन तो चौहान लीजिए। समाज को दी और भारतीय जनता पार्टी मान्यवर मेरा सवाल ले लीजिए। 550 सीटों में भी ओके। एक भी नहीं दे पाई। संजय चौहान अब तक प्रचार करने निकल क्यों नहीं रहे? कोई प्रॉब्लम है? ये बैठे हैं सामने और इनके सामने ये सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव का बिगुल फूक चुका है, पर्चे दाखिल हो चुके हैं, पर संजय चौहान अभी घर से निकले नहीं। क्यों? देखिए संजय भाई ने साफ साफ कहा कि निकलेंगे, और ये अभी विगत भैया चुनाव तो में घर से हमारे तारा को सहयोगी रहे हैं। हराएंगे, घर से। अगला आदमी दरवाजे पे आके ललकार रहा है, बाहर आओ बाहर आओ। अरे संजय भाई भी बहादुर आदमी है और वो ललकार स्वीकार करेंगे, और वो जानते हैं ये ऐसे लोगों को हराएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। पूरा चौहान ये समाज, निकल क्यों नहीं रहे हैं? राजभर कोई प्रॉब्लम है? पीडीए हमारा साथ है। पूछिए वो पीडीए में है कि नहीं, वो वंचित तबके में है कि नहीं? पूरा पीडीए अखिलेश भैया तो यादव जी घर के पे विमर्श के बैठने से साथ है। थोड़ी चलेगा, जाना पड़ेगा ना इसके लिए। पूरा पीडीए, पूरा ओम प्रकाश राजभर आज पूरा मऊ में PDA। खड़े होके इनको ललकार के गए हैं। अरे कोई ललकार के। ये देखिए, ये ललकार अभी स्वीकार पता नहीं कर- घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि वो पूछिए वो पीडीए से अलग है क्या? ठीक है, अभी पूछ पूरा लूंगा, बैठे पीडीए हैं। समाजवादी बताएंगे पार्टी कि के निकल क्यों नहीं विमर्श रहे। समाजवादी पार्टी के बुनियादी सवालों के साथ है, और आपको फिर कह रहे Thank हैं you। उल्टा झंडा फहराने वाले उप मुख्यमंत्री अपने एक मां को, जो शिशु को एम्बुलेंस नहीं दे पाए, ऐसे उप मुख्यमंत्री के बयानों से कुछ नहीं Thank होगा। you। उमाशंकर भारतीय पांडे। जनता पार्टी घोषी में थैंक यू, भयंकर थैंक यू, बड़े मार्जिन से धन्यवाद। चुनाव हारने जा रही उमाशंकर है। पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सबका पर्चा खुला है, सबकी रणनीति दिख रही है, सब लड़े या लड़ते हुए दिखे या लड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस का बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कर रहे हो भैया आप लोग? कुछ करना भी है या नहीं? कांग्रेस पार्टी तो पूरी तैयारी में है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, पूरे देश की जनता की निगाहें अगर किसी पर हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पर है। और कांग्रेस पार्टी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ब्रजेश जी। कांग्रेस पार्टी में रोज लोग जुड़ रहे हैं। आज ही लखीमपुर के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने समय से पहले अपने दरवाजे खोल दिए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दलित और पिछड़े वर्ग के सांसद कांग्रेस पार्टी में आपको दिखाई पांडे जी देंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ये हकीकत है। 2009 में भी कहा जा रहा था और अब भी कहा जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। ये जो पाखंडिया गठबंधन है ब्रजेश जी, मैं यूपी के बाहर के बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर यूपी में प्रदेश कह की रहा हूं। बात कर रहा हूं। ये जो एनडीए नेशनल डिजास्टर जो एसोसिएशन है, वो असल में पाखंडिया गठबंधन है। पाखंडी लोग उस गठबंधन में शामिल हैं। कौन लोग हैं? भगोड़िया लोग हैं। कोई कहीं से भगाया गया है या कोई कहीं से भाग कर आया है। तो ये पाखंडिया और मेरी भगोड़िया दिलचस्पी का है जो कि कांग्रेस यूपी में क्या चाहती है। कांग्रेस यूपी में क्या चाहती है ब्रजेश जी? 2-2 बैठकें तो हो गई। तीसरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में आयोजित होने जा रही है। आप यूपी में हमारा क्या चाहते हैं इंडिया पांडे का जी? अलायंस है जी। यूपी में क्या चाहते हैं? यूपी में 31 और 1 को तीसरी बैठक है। आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लड़ेंगे चुनाव इंडिया एसोसिएशन तो बन गई या है बड़ा ना? दिल करके सपा आगे बढ़े, क्या क्या चाहते हैं? नहीं, वो तो बैठक से ही तय होगी। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपनी विचार, अपने सोच, अपनी बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व इंडिया के एसोसिएशन के साथ 2 बैठक कर चुका है, तीसरी बैठक होगी, निर्णय आ जाएगा। ये एक चीज जो बिल्कुल तय है, इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ खड़ी हो गई है कि पाखंडिया गठबंधन के होश आपको उड़ गए लगता नहीं कि इंडिया अलायंस के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने को और समेट लिया है? अब यहां आपका स्कोप और कम हो गया है? नहीं, हमारा जनाधार, जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान और कौन सा जनाधार है? दोनों बढ़ गया है। कौन सा वाला जनाधार? 2009 में कौन सा 2% वोट, 2009 में कौन सा जनाधार था? 2 MLA, वो तो भी ये एक अपने दम पर। 2 MLA हमारे तो एक अपने दम पर, एक 2009 में विधायकों से ज्यादा हमारे सांसद जीत कर आ गए थे। उदाहरण है। और तब भी यही कहा जा रहा था। करिश्मा का इंतजार कर रहा हो? कोई करिश्मा नहीं, प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के सचिवों और प्रदेश अध्यक्षों ने मेहनत की है। एक एक ब्लॉक, एक एक गांव तक
हमारे राष्ट्रीय प्रभारी लोग गए हैं ब्रजेश जी। पांडे जी, प्रियंका गांधी पिछली बार कब आई थी? प्रियंका गांधी जहां पर थी वहां पर किला फतेह करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे को झुकाकर दिखाया है। आप हिमाचल में देख लीजिए, अगर मैं आप ईरान पे कर्नाटका सवाल में करता देख हूं, आप लीजिए, जवाब अब मध्य इंडोनेशिया प्रदेश पे में देते प्रियंका हैं। गांधी जी मेहनत जब कर रही। कोरिया पे सवाल करता हूं तो आप अमेरिका भाग जाते हो। मैं तो सीधी आपने मैं प्रियंका जी पर पूछा, प्रभारी मैं कौन है? प्रियंका जी पर बता रहा हूं। भाई साहब सुन जी, लो, जी, यूपी जी। के प्रभारी कौन है? प्रियंका गांधी जी और आ 6 क्यों नहीं राष्ट्रीय रही है? सचिव। आ क्यों नहीं रही है? मोदी जी कहां के सांसद हैं? आ क्यों नहीं रहे हैं? आते तो हैं बनारस। कहां आते हैं? उससे ज्यादा तो प्रियंका जी आती ही हैं। कब आई कितनी थी बार पिछली आए बार? हैं? पिछली बार कब आई थी? मोदी जी को जब चुनाव आ जाएगा अभी दिखाई देंगे, जब विधानसभा में हारने लगेंगे तो समझ गए बनारस पांडे की जी। गलियों में टहलने लगेंगे। लेकिन हमारे मेयर ये के बाउंसर प्रत्याशी खेल ने नहीं रहा, नाकों थैंक चने यू। चबवा दिया। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। जयंत चौधरी का स्टेटस क्लियर हुआ या अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं, भाजपा वालों से पूछ लीजिए स्टेटस तो जयंत चौधरी का भाजपा कार्यालय वाले ही जो डिसाइड करते हैं ना। अच्छा। कि जयंत चौधरी का स्टेटस क्या है। भाई स्थिति ये है कि ये जमीन तब पे से काम हुआ जब करेंगे से आप नहीं। नोट नहीं डाला। नहीं, वो तो हमने बता दिया था। मतलब जयंत चौधरी की चिंता मनीष शुक्ला करें? नहीं, मनीष शुक्ला को ज्यादा चिंता है जयंत चौधरी की, क्योंकि मनीष शुक्ला जमीन पे काम करते नहीं है। इनको दिख रहा है राष्ट्रीय लोकदल किस मजबूती से खड़ा हुआ है, किस मजबूती से जनता के साथ कनेक्टेड है। अब जनता के साथ काम करोगे नहीं तो मनीष शुक्ला दूसरी ने एक बार पार्टी भी को जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया। नहीं, देखिए, अरे इस डिबेट में निकलिए क्योंकि अभी टॉपिक इनका कुछ और था। अदरवाइज इनको ये तो माला जप रहे हैं भाई, 108 मनिए जपते हैं जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। ये पूरे मनिए जो जपते हैं, इनका पूरा कार्यालय मनिए जपता है जयंत चौधरी जी के। तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए तो कुछ करती नहीं है, जनता के लिए कुछ करेगी नहीं। जो पार्टी का उसको जनाधार दिखता है उस पार्टी को वो कोशिश करती है कि हम आपके साथ जोड़ लें। लिए क्या कर रहे हो? जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं? जयंत चौधरी जनता के बीच में है। आपकी पार्टी की दिखती हाँ, नहीं। जनता के बीच में हम समरसता अभियान, हम बता रहे हैं आपको कहां हैं हम समरसता अभियान चला रहे हैं 1500 गांव में। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं पग पग चल के जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। 1500 गांव? और हाँ, 1500 गांव में और घर घर जा रहे हैं। और मैं उसके वीडियोज फोटोज निरंतर मीडिया के साथ शेयर करता हूं ब्रजेश जी। अगर एक दिन में 5 गांव भी जाते हैं ना तो भी आपको 300 दिन लगेंगे, पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रजेश जी। हम अपनी जनता चुनाव के तो साथ निकल जाएगा हम तब अपनी जनता के साथ कनेक्टेड हैं। हम अपनी जनता के साथ कनेक्टेड हैं। हम जनता के दुख दर्द को उठाने का काम कर रहे हैं। कब से शुरू होगा कल ये अभियान राष्ट्रीय जो आप बता लोकदल रहे के जिला अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापित ज्ञापन भाई साहब, ये प्रस्तुत कब से करेंगे। समरसता वाला शुरू होगा? समरसता अभियान का फर्स्ट फेज हमारा खत्म हो गया, दूसरा फेज स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, कब से? अगले हफ्ते के अंदर डेट आ जाएंगी, आपकी डेट आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सीट बंटवारे की डेट आई है? सीट बंटवारे की डेट ब्रजेश जी जब इंडिया गठबंधन की आएगी वो भी शेयर कर दी जाएगी। अभी तो मुंबई की बैठक होने जा रही है, मुंबई की बैठक का एजेंडा क्लियर है। जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछा, यही पूछा चौधरी साहब जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मुंबई की बैठक में माननीय तमतमाए जयंत क्यों? चौधरी हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं। हम नहीं, हम तो इसलिए आराम से नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी इतना गुमराह कर देती है जनता को। यहाँ बीजेपी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मुझे चौकन्ना रह के जवाब देना पड़ता है। कारण क्या है, झूठों से लड़ना है तो बड़ा चौकन्ना होकर आपको लड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू। नहीं विजय जी, एक बात यह है कि आज जो युवा है, जो परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में एक परीक्षा केंद्र ढूंढ रहा है, उसको नौकरियां कब मिलेंगी? ये सवाल भी पूछ लीजिए जरा भारतीय जनता पार्टी से। पीयूष मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, शुक्रिया आपका। तो ये राजभर जी आज फिर वहाँ से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं सैफई भेज दूंगा। पहले किसी को गोरखपुर भेजे दे रहे थे, किसी को कह रहे थे गुजरात से निकलने नहीं दूंगा, और अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सैफई तक पहुँचा दूंगा। इतने बोल क्यों बोले जा रहे हैं? ब्रजेश जी नमस्कार। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपकी डिबेट पे आना ही पसंद करता हूं, लेकिन आज दुर्भाग्य से आप आराम से, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम भी कर सकते हैं, और अगर कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। मैं इसके बाद आराम अगले अपने राउंड का भी 30 सेकंड में इसी बात में बोल के मैं खत्म करूंगा। आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए दिक्कतें क्या क्या है, मैं शुरुआत से कर दे रहा हूँ। चौहान जी बैठे हैं, डॉक्टर संजय चौहान जी, ये बता रहे हैं अपनी तुलना कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किन किन दारा सिंह चौहान जी से कर रहे हैं। ये खुद भूल गए, इनकी पार्टी में न तो एक भी विधायक है, और इनके पार्टी के कैंडिडेट सपा के द्वारा हमारे विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे तो 17 विधानसभा के जो हमें टिकट मिली थी, इनके कैंडिडेट हमारे यहाँ के सिंबल से लड़ रहे थे। तो इतने प्रभावशाली ये चौहान जी, डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है। रही बात कांग्रेस के हमारे भाई बैठे हैं, तो आप इनसे पूछ रहे हैं ईरान का, तो बता रहे हैं तुरान का। आप पूछ रहे हैं कि मऊ में घोसी में क्या करना, तो बता
रहे हैं कि लखीमपुर में हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, देश में बड़ा मजबूत है, तो ये बात उसी का जवाब दे दो। इतने बड़बोले क्यों हैं आपके नेताजी? देखिए, बात बड़बोले की नहीं है, बात यह है कि जब भी चुनाव आते हैं, जब भी चुनाव चलते हैं तो तीर कमान निकाले जाते हैं। उसी का ये आपको दिखाई पड़ा होगा आज का रिजल्ट, ये आज जो चल रहा है। और ये अगर समाजवादी पार्टी बात करती है पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यक की, ये जो इन्होंने पीडीए बनाया है, ये पीडीए इनका नहीं है, ये इनका घमंडिया गठबंधन है, जिसको यह जैसे मामा मारीच था, एक पात्र हुआ करता था, रूप बदल बदल कर, कालनेमी टाइप का रूप बदल बदल कर आ जाता था, वो उसी प्रकार की। पर सब लोग कह रहे हैं रूप बदलने में तो आपके नेताजी अपना बड़े नाम माहिर बदल के हैं। कभी इंडिया तो कभी कुछ कर पर सब लोग तो कह रहे हैं कि आपके नेताजी बड़ी तेजी रूप बदलते हैं। अभी संजय चौहान भी कह रहे थे। भाजपा वाले हम तो रहते ही हैं, इनका यूपीए नाम बदल के पीडीए हो गया, तो कभी इंडिया हो गया। ये है घमंडिया गठबंधन, जिसका रिजल्ट आपको घोसी के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और घोसी के चुनाव में आप स्पष्ट देखेंगे उपचुनाव में कि यह जो है लोकसभा का जो है ये अभी लिटमस टेस्ट है। लोकसभा में आपको स्पष्ट रूप से भी दिखाई बहुत शुक्रिया और आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। डंके की चोट पर एनडीए गठबंधन हमारा जीतने जा रहा है और आगामी लोकसभा में 80 की 80 लोकसभा सीट हमारा एनडीए गठबंधन, राजग गठबंधन जीतेगा। शपथ वाली डेट आ गई क्या? आ ही जाएगी, आपका आशीर्वाद रहेगा अगले महीने तक। अगले महीने? बड़ा इंतजार करा रहे हैं। अब जैसे कि जो हमारा गठबंधन है राजग का, उसमें कुछ कायदे कानून होते हैं। पहले संगठन का विस्तार वहां गए हो तो कायदे कानून, और इनके हाथ है तो गाली गलौज। नहीं, बता तो रहा हूँ, पहले संगठन विस्तार होता है, कार्यकारिणी विस्तार होती है, काफी विस्तार के बाद फिर यूपी मंत्रिमंडल आएगा। पर एक बात बताओ, अब 8 सितंबर तक तो मुश्किल है, उस दिन तक तो काउंटिंग के बाद ही कुछ हाथ आएगा तो आएगा। तो मैं अगले महीने बोल तो रहा हूँ आपको, लेकिन होगा, ये आप निश्चिंत रहे। और डॉक्टर संजय चौहान जी को बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी में 6 विधायक है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना आराम करो को विधायक बनाएंगे तो इसके जीते जागते साक्षात सबूत है। थैंक यू। ये कुछ ज्यादा तरसा के नहीं आपको बीजेपी देगी? तरसा रहे हैं? ये मेरे से ही सवाल है क्या? हाँ, आप सही है। तरसा के आपको तरसाने का मतलब थोड़ी ना एक गठबंधन। मैं अभी बताऊं आपको ब्रजेश जी, 11 तारीख को मैं दिल्ली पार्लियामेंट में जो इनकी राजग की गठबंधन की मीटिंग थी, मैं था वहां पे। 39 पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भाग लिया, मैं खुद उसमें सम्मिलित था। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही अकेला एक पार्टी इनके साथ राजग में जुड़ा हूं। सबकी भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो पिछड़े दलित, इतनी बड़ी सोच हो गई आपकी बीजेपी में जाके। आई रियली अप्रिशिएट यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी। पीयूष जी बहुत शुक्रिया। दवा जरूर लीजिएगा और मैं आपके कमिटमेंट की सराहना करता हूँ कि आप डिबेट में अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद सम्मिलित हुए। आपका धन्यवाद। आपको आराम की जरूरत है। वीरेंद्र जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है सत्ता पक्ष और अपोजिशन में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? तो घोसी के संग्राम में बहुत चीज़ें क्या स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, भारत के लोकसभा के चुनाव में अब 7 से 8 महीने का समय बचा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की साख सबसे ज़्यादा लगी हुई है और जो यहाँ पर लड़ाई है वो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें खासतौर से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी कंटेस्टेंट है। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में 4 दिन जा रहे हैं, उधर वो पार्टी के कैंप, कार्यालयों में कैंप में भाग लेंगे, मीटिंगें करेंगे। ये सब चीज़ें, तैयारियां अपनी अपनी चल रही हैं। लेकिन ये हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होगी वो लड़ाई बड़ी है और वो सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस के आने से जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो इधर उधर भाग रहा था, वो शायद अब पूरी तरह एनडीए के साथ चला जाएगा, इंडिया के साथ चला जाएगा। एनडीए को ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, बुंदेलखंड की जो धरती है वो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करती आई है। बीजेपी 2 चुनाव में और लोकसभा के चुनाव भी वहाँ जीती। अब इनकी कोशिश है कि इस बार इंडिया के गठबंधन से वहाँ पर कुछ उम्मीद कायम की जाए, साइकिल दौड़ाई जाए, तो उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि अखिलेश यादव की जो लड़ाई है बीजेपी के साथ कई मोर्चों पर है। जातीय मोर्चे पर अगर देखें तो वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने घोसी में जो प्रत्याशी दिया है वो ठाकुर प्रत्याशी दिया, क्षत्रिय दिया। तो ये दर्शाता है कि वो सवर्णों पर भी निगाह रखे हुए हैं। अब बात आती है कि अगर घोसी में
बीजेपी कहीं चुनाव हार गई तब इन सब की क्या स्थिति होगी? मट्टी पलीद हो जाएगी पूरा, क्योंकि पूर्वांचल में पूरी गैस निकल जाएगी। वहाँ लड़ाई इसी बात की है, ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश से लोकसभा से पहले कि पूर्वांचल में बीजेपी का किला कितना मजबूत है, इस घोषी से तय होगा। ब्रजेश जी, पूर्वांचल के बाद पश्चिम में अखिलेश यादव और लोक दल एक साथ हैं, उनके पास कांग्रेस नया गठबंधन है, उसमें एक बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन बुंदेलखंड में ये लोग बीजेपी से कमज़ोर हैं, वहाँ हारते रहे, वहाँ जीत नहीं पाते, तो ये लड़ाई टक्कर देने की स्थिति बुंदेलखंड में नहीं है। लेकिन पूर्व और पश्चिम में बीजेपी को टक्कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर तैयारी चल रही है। एक चीज़ जरूर देखिए आप कि जो एनडीए है वो तैयारी के मामले में विपक्ष से आगे है। एक तो उसने अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर ली है, पीयूष मिश्रा भी दिल्ली गए थे, वहाँ भी खाना पीना हो गया और वहाँ अपना बढ़िया मेल मिलाप करके आए। अब यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं उनको कौन कौन सी सीट देनी है, लड़ानी है, वो बीजेपी ने चिन्हित कर रखी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और सहयोगी हैं वो बूथों तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी विपक्ष में इंडिया के गठबंधन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अभी ना सीट शेयरिंग तय हो पाई है, न चिन्हित हुई हैं चीज़ें, और अभी बूथ पर बहुत काम बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी अकेले वहाँ पर जो काम कर सकती है वो कर रही होगी। आज ये बात भी साफ हो रही है लगभग कि जो घोसी का उपचुनाव है उसमें कांग्रेस तो देखिए इंडिया में है, वो लड़ेगी नहीं, बसपा भी शायद चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर बसपा चुनाव घोसी में नहीं लड़ती है तो फिर लड़ाई तो बहुत रोचक हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, फिर वो कांटे की लड़ाई होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर तो देखिए उन्होंने बयान के लिए मशहूर हैं और उन्होंने हमेशा जिसकी जहाँ भाई जिधर पानी बहता है उधर बह लेते हैं, उनका कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्हें मंजिलों तक पहुंचना होता है उनके संघर्ष बहुत लंबे होते हैं। कभी उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है, कभी हालातों से भी लड़ना पड़ता है। और अगर ऐसा ना होता तो इस देश में संघर्षों की तमाम कहानियां भी ना होती। तो जो लोग आज सियासत में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी आगे वक्त तय करेगा, इतिहास लिखा जाएगा। जी बीरेन जी। ब्रजेश जी, सियासत है, एक दावा कुछ नहीं किया जा सकता। राजा कभी रंक बन सकते हैं और जो आज रंक है वो राजा भी बन सकते हैं। ये तो जनता के मूड पे है। लेकिन ये जरूर है कि अगर घोसी में कुछ गड़बड़ हुई तो ये बात जरूर है कि जो उम्मीद लगाएं कि जल्दी मंत्री बन जाएं, तो दारो सिंह चौहानों को उन्हीं के साथ शपथ लेनी है। पता लगा वो खसक गए तो वहाँ शपथ लेने वाला अकेले थोड़ी उनके लिए इतना इंतजाम हुए, फिर और किसी को ढूंढा जाएगा कि भाई आओ तब किया जाए। जी वीरेन जी। दूसरा लोग कहते हैं कि खीर वाला बयान चल रहा है, खीर वाला बयान चल रहा है, तो कम से कम जयंत चौधरी का भी वहाँ पर स्थिति साफ हो जाएगी कि अब कोई गीत और संगीत की बात नहीं रह जाएगी भाजपा में और रालोद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियासत में वक्त के साथ तय होंगी। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जो कल तक अखिलेश यादव के साथ थे, उनको बड़ा नेता बताते थे, बीजेपी को सफाया करते थे, आज वो उनके खिलाफ फिर बोल रहे हैं। एक जगह लिखा है किसी साहित्यकार ने, फिल्म में गाना भी आया था कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं और घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, और डूबे रहते थे मेरे प्यार में वो शाम और शहर, और मेरे चेहरे से जिनकी न हटती थी नज़र, अब मेरी सूरत से भी वो बेजार नज़र आते हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजय चौहान मौजूद हैं, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दारा सिंह चौहान के कट्टर विरोधी हैं। संजय चौहान जी, अभी तक आप निकले नहीं प्रचार करने, कुछ ऐसी चर्चा है कि जो प्रत्याशी विपक्ष ने तय किया है आपकी उसमें सहमति नहीं है, ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरी पूरी तरह से सहमति थी और मैंने सजेस्ट भी किया था कि घोसी का चुनाव जीतना है तो घोसी के बीच के रहने वाले व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा, जो लोगों के वहां के सुख दुख में लगातार काम आते हैं। दारा चौहान विधायक थे, लेकिन वहां की जनता अपने सुख दुख के लिए तो सुधाकर के दरवाजे पर ही जाती थी, ये तो मिलते भी नहीं थे। और सबकी बात छोड़िए, अभी 2 महीना पहले मऊ जिले में हमारे समाज की एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार करके हत्या की गई, उसकी लाश पेड़ पे लटका दी गई और वे परिवार के लोग इनके यहाँ जाकर के गिड़गिड़ाते रहे और अपराधी आज तक अरेस्ट नहीं हुए। पूरा परिवार जाकर के कलेक्ट्रेट में बैठा रहा, उसके साथ हमारे लोग भी बैठे रहे, लेकिन उन बलात्कारियों की मदद कहीं न कहीं दारा चौहान जी के यहाँ से ही हो रही थी। प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए एक्टिव नहीं हो रहा है और आज भी नहीं है, अरेस्ट हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन कब करेंगे, जब दारा ने आज ताल ठोक के आपको चुनौती दे दी? सर, हम लोगों के कार्यक्रम बन रहे हैं, 18 के बाद हम लोग लगातार रहेंगे। और अभी पीयूष मिश्रा जी बोल रहे थे, देखिए बीजेपी सपा के गठबंधन में हमारा लक्ष्य वही था जो अखिलेश जी का था, और जहां राजभर है वही चौहान है, और जहां राजभर है वहां चौहान उनसे बड़ी संख्या में है। ये गठबंधन में आए, हमारी सारी सीटें, चूंकि इन्हें गठबंधन में लेकर के एक मैसेज उत्तर प्रदेश की सियासत में देना था, तो मेरी सारी सीटें जो हम लड़ने वाले, आपने ओम प्रकाश राजभर की स्पीच जरूर सुनी होगी आज मऊ में। आज वो उनकी स्पीच सुना मैं कि वो पहुंचा देंगे सैफई, नहीं तो असल बाप का बेटा नहीं हूं, इस तरह का भाषण किया। और आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं उनके इस स्टेटमेंट पे? काफी बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है सर। और घोसी की जनता इस बार सुधाकर सिंह को जिता करके राजभर जी को यह मैसेज देगी कि सही में आप राजभर के बेटे नहीं। अगर राजभर के बेटे होते तो राजभर समाज के लोगों के लिए लड़ते। आज पार्टी थोड़ी आपकी बड़ी हो गई, कल कहते थे कि हमारे घर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आज पार्टी थोड़ी मजबूत हो गई तो हमारे घर के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आप व्यक्तिगत हितों के लिए और अवसरवादिता और सिद्धांतहीन राजनीति करते रहेंगे तो समाज का युवा इसको बर्दाश्त लंबे दौर तक नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर इस चुनाव में राजभर समाज भी इनके साथ खड़ा नहीं है। आज जो रैली किए हैं, उस रैली में पूरा आजमगढ़ मंडल से लोगों को बुलाया था। हाँ, पर काफी ताकत तो दिखाई उन्होंने ना। अब मुझे लगता है कि उनकी ताकत देख के आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही होगी। सर, उनसे बड़ी सभाएं होगी, और हम जो सभाएं करेंगे, हमारे सभाएं में सब समाज के लोग भी नहीं होंगे, बल्कि चौहान समाज सड़क पर उतर करके मैसेज देगा कि हम दारा चौहान के साथ नहीं है। तो इस बात तय हो जाएगा कि चौहानों का असली नेता कौन है। ठीक, बिल्कुल। आप तैयार हैं ना? आप तैयार हैं? और घोसी विधानसभा में थैंक यू, जब भी हमारा सम्मान लगा है तो घोसी की जनता हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। मैं मनीष शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, बीजेपी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव की तैयारी कर रही है अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में? और आपने देखा होगा कि अपोजिशन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। बुंदेलखंड में शिविर लगा है समाजवादी पार्टी का। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जिसकी सरकार हो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में हम लेकर जाएंगे। अभी जहां घोसी में चुनाव हो रहा है उस घोसी में भी हम उसी आधार पर जा रहे हैं, और ये पूरा भरोसा है कि हमको काम के आधार पर जनता वोट देगी। कुछ पॉलिटिकल बातें हुई, उस पर भी जवाब देना आवश्यक है। समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता ने कहा कि राजभर का बेटा विदेश चला गया। जो यादव जी ने बताया वो बताएं कि अखिलेश यादव कहाँ से पढ़ के आए। अखिलेश यादव जी तो पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके, वो विदेश जा सकते हैं, इंग्लैंड में तमाम अन्य कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई राजभर का बेटा, कोई चौहान का बेटा, कोई पटेल का बेटा, कोई कुम्हार का बेटा, कोई कुम्हार का बेटा, कोई निषाद का बेटा अगर चला गया तो ये सामंती सोच के जो एक परिवार के इर्द गिर्द करने वाले, राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको बड़ा खराब लगता है, बड़ा बुरा लगता है। और ये सामंती सोच ही अखिलेश यादव को पुनः सैफई भेजेगी। ये उमाशंकर पांडे दावा कर रहे थे कि अगर ये दरवाजा खोल दें तो आपके यहाँ लोग बचेंगे। दूसरी बार मैं बताने जा रहा हूँ ब्रजेश जी, अभी ये कह रहे थे, पांडे जी एक चीज और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जगहों के लोग आ गए। इनसे मेरा सवाल है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बृजलाल खाबरी जी
एनएसयूआई में राजनीति करते थे कि सेवा दल में राजनीति करके प्रदेश अध्यक्ष बने। इनके 6 प्रांतों के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी एनएसयूआई के वर्कर रहे हैं, सेवा दल के वर्कर रहे हैं। अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित, शायद वीरेंद्र चौधरी इनके वर्कर रहे हैं। जिनके पास अपना प्रदेश अध्यक्ष और 6 प्रांतों का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहाँ के लोग आए हैं। आप उत्तर पर आपके यहाँ भी 3/4 कैबिनेट आपकी, वो भी बाहरी लोगों से भरी हुई है मनीष जी। सवाल ये नहीं है ब्रजेश जी, मैंने कहा तो ये जो उन्होंने बात कही आपके चैनल पर बैठ के, जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष अपना न हो, 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपने न हो, वो बात करते हैं कि किसके दल में कौन आ रहा है। ये सवाल तो हमने नहीं खड़ा किया, उनकी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई भी जिसके मन जो राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति होगा, जो राजनीति करके यहां तक पहुंचा होगा, उसको थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चलती रहती है। मनोज काका मेरे साथ मौजूद है। यस मनोज जी। देखिए कई बातें मनीष भाई ने कहा, अगर इनमें इतना ही दम हो, चूंकि देखिए ये कई सारे आरोप लगाए, इनसे पूछिए जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते यार। जो मुख्यमंत्री, जो सामंती मुख्यमंत्री, मैं कोट कर रहा हूं, जो सामंती मनीष जी आप सुनो, मनीष जी उनको सुनो, जो मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के, आप सुनो उनको 1 मिनट। जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अगर आप दलितों पिछड़ों का इतना हक देना चाहते हो तो ये बताओ, ये कहो कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी, ये कहो कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी, कोई आगे नहीं जातिगत। अरे कितना दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, बांदा यूनिवर्सिटी में दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी। एक करके बोलिए, एक करके बोलेंगे, दोनों की आवाज आएगी। 1 बाय 1। मनीष जी आप रुको जरा, इनको अपनी बात कंप्लीट करने दो। मनीष जी प्लीज वेट, इनको अपनी बात कंप्लीट करने दो। मनोज काका अपनी बात कंप्लीट करो, बोलिए। आप अभी सुनिश्चित करो और अभी इस चैनल पे माफी मांगो। आप इस चैनल पे मनीष जी एक करके बोलो ताकि दोनों की एक करके आवाज जाएगी ना। 1 बाय 1। मनीष जी प्लीज वेट करो, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करो। मनोज जी मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों को सबसे ज्यादा भर्ती क्यों करा गया? आप माफी मांगिए कि हम दलितों पिछड़ों का हक खा गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बांदा यूनिवर्सिटी में, थैंक यू, शुक्रिया। बीएचयू का सवाल है, बीएचयू का सवाल है, 170 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग का खा गए, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी में कब से शुरू होगा? आरक्षण खत्म कर दिए। आपका प्रचार अभियान घोसी में कब से शुरू होगा? पूरे देश में दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नाथू को पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपका प्रचार अभियान कब से शुरू होगा? जातिगत जनगणना पर जवाब न देने वाली भारतीय जनता पार्टी। आपस में उलझने से बेहतर है एक सवाल मुझसे कर ले लो। सामंती सोच मनोज जी आ गई थी। यादव आप एक बात बताओ, यादव जी अभी सामंती सोच सामने आ गई थी। अरे पंडित जी, अरे कैसे भाषा आप लोग बोल रहे हैं? शुक्ला जी जवाब तो दे दीजिए। शुक्ला जी ब्राह्मणवाद मत चलाइए, मनुवाद मत चलाइए, हमारे संवैधानिक सवालों का जवाब दो। उमा शंकर जी को लाया जाए, धन्यवाद। ना दोनों को शांत कराया जाए और उमा शंकर जी को स्क्रीन पे लाइए। भाई उमा शंकर जी, सब तो आपके यहाँ बाहरी लोग हैं, आप बीजेपी पे सवाल कैसे उठा रहे हैं? हाँ देखिए, ये पार्टी विद डिफरेंस है। कहते हैं हमारा प्रचंड जनाधार है तो बाहर के लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, इन्होंने स्वीकार कर लिया जो मैंने पहली बार में बोला था कि रोज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही, हमारी तो लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। समझना आपको है कि आपको छोड़कर लोग कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं। यही तो मैंने पहली बार में कहा कि रोज ज्वाइनिंग हो रही है, दरवाजे खोल दें तो इनके कितने ओबीसी और दलित के नेता आ जाएं। नकुल दुबे जी आए, वो ब्राह्मण है, नसीमुद्दीन जी हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं, ब्रिजलाल खाबरी जी दलित समाज से हैं, अजय राय जी भूमिहार समाज से हैं। जी मनीष शुक्ला उपहास उड़ा रहे हैं आपका, कह रहे हैं उपहास ये कह रहे हैं सामंती सोच। जरा सोचिए इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को क्या बना दिया, उनको खड़े नेता बना दिया। मतलब खड़े नेता, योगी जी पीछे आगे बैठे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी पीछे खड़े हैं, उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं। इससे बड़ा सामंती सोच क्या हो सकता है कि जिसको आपने गाजे बाजे के साथ अपने दल में लाए उसको खड़े नेता बना दिया और केशव मौर्य को स्टूल नेता बना दिया। धन्यवाद।
वो स्टूल मंत्री, ये खड़े नेता। अब बता दीजिए, वो रोहित अग्रवाल मिश्रा जी तो चले गए, ये ओम प्रकाश राजभर कब तक खड़े नेता? अच्छा, एक सवाल और ले लीजिए उमा शंकर जी, कब तक खड़े नेता जी? ये अभी आज पता चला कि दिल्ली में भी आप लोग का अपने अलायंस में झगड़ा है और आपने कहा कि दिल्ली की 7 सीटों पर आप लोग लड़ोगे। ये अपने अलायंस पार्टनर्स के प्रति आप इतने निष्ठुर क्यों होते जा रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आज दिल्ली की बैठक थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी उपस्थित थे, उसमें हम 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। यूपी में प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कांग्रेस पार्टी का तो कल तो आप यूपी में भी क्लेम करोगे कि सब हमको मजबूत करना है। लड़ने की बात तो किसी ने नहीं कही। हाँ, चूंकि हमको एनडीए के खिलाफ लड़ना है तो हम अपने संगठन, बहुत शुक्रिया। मैं रोहित अग्रवाल को इन्वाइट करता हूँ। रोहित जी, देखो कांग्रेस अभी धीरे धीरे ना मेड़ बढ़ाती जा रही है अपना साइज। दिल्ली में क्लेम कर रहे हैं सब सीट पे लड़ेंगे। आपको चिंता नहीं है कि सीटों को बंटवारे पे फाइनल हो जाए तो ये 1500 गांव आप क्यों फालतू में घूमेंगे? कुछ एक सीटों जितनी आपको मिले उतने में आप घूम टहल लें। ब्रिजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पे मजबूती से तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पे मजबूती से तैयारी कर रहा है। पिछली बार कितनी सीट पे लड़े थे भाई साहब? पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी के साथ और बसपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। मथुरा, बागपत, जी बिल्कुल, तीनों हार गए थे। बिल्कुल। आज 4 गुना ज्यादा सीट मांग रहे हो। नहीं तो 4 गुना। पिछली बार गठबंधन का जो स्वरूप था वो बहुत अलग था और इस बार गठबंधन का स्वरूप बहुत अलग है। और राष्ट्रीय लोकदल तो असल में 80 सीटों पे तैयारी कर रहा है, जिसमें हम अपने पार्टनर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करेंगे, दिलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल कैंडिडेट हैं ब्रिजेश जी, बिल्कुल कैंडिडेट। तो कैंडिडेट की हमारे पास कमी थोड़ी ना है। हाँ, राजनीतिक दल है, हम तो हरियाणा और राजस्थान भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो कैंडिडेट की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। तो ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति है, मुझे तो हंसी आ रही थी कि आज मनीष शुक्ला जी किस तरीके से राजभर जी को डिफेंड कर रहे हैं। राजभर जी के बेटे पे कुछ कह दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मनीष जी को सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो गई। उन्होंने भाजपा का एक पक्ष नहीं रखा सेकेंड राउंड में, एक पक्ष नहीं रखा। और उसकी सुनिए तो मनीष भाई, सुनिए तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ मनीष भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जरूर मेरी आपत्ति होगी मनीष भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अगर वो राजभर को डिफेंड कर लिए, एक सेकंड मनीष जी, अगर उन्होंने राजभर को डिफेंड कर लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उनके पार्टनर हैं, अपने पार्टनर को कोई डिफेंड कर रहा है। यही तो कह रहा हूँ कि मुझे तो अच्छा लगा कि अपने अलाई पार्टनर के लिए कितनी चिंता है इनको, जिन्होंने बोरे भर भर के गालियां दी थी इनको, जिन्होंने एक गाना गाया था, चल सन्यासी मंदिर में, आगे की लाइन मैं नहीं बोलूंगा, वो मनीष शुक्ला बोलेंगे क्या बोला था राजभर जी ने, वो लाइन तो बोलने की मेरी हैसियत ही नहीं। अरे बीती बातें आप कर रहे हो। नहीं बीती बात। अरे विजय जी 2022 का चुनाव गए हुए कितने दिन हो गए? अखिलेश यादव को क्या कितने दिन हो गए? 2022 का चुनाव गए हुए। देखिए अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही चाल चरित्र चेहरा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बोरे भर भर के गालियों को भी एक्सपायर कर चुकी है और राजभर जी को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्द होता होगा मनीष शुक्ला जी के यहाँ पे। क्या हुआ? मनीष शुक्ला जी को लगता होगा कि हमारे नेताओं को ऐसी ऐसी गालियां दी है भद्दी भद्दी, और उसके बाद आज ये दशा हो गई है, उसके बाद आज ये दशा हो गई है, बोलिए करना पड़ रहा है। तो अपने ही नेताओं को जब आप रोहित एक सेकंड उनकी बात सुन लो। नहीं उनकी बात मुझे बखूबी सुनाई पड़ रही है। उनकी बात तथ्यहीन बात है, मुझे बखूबी सुनाई पड़ रही है उनकी बात। और अजीत सिंह जी ने जब वो अजीत सिंह जी का बयान आया था तब स्थितियां अलग थी, तब स्थितियां अलग थी। क्यों भाई? तो वो भी तब स्थिति ओम प्रकाश राजभर की अलग थी। सवा साल में स्थिति बदल गई। धन्यवाद, स्थिति बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, फिरने का काम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद ये परिचर्चा देखने के लिए। नमस्कार।